आज के स्टूडेंट के पास करियर के हज़ार ऑप्शंस हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न उससे भी ज़्यादा। डिग्री मिल रही है पर लाइफ का रोड मैप किसी को नहीं मिलता। तो आज यूँ चर्चा में हम बात करेंगे उन सवालों की जो हर स्टूडेंट और पेरेंट के दिमाग में घूमते रहते हैं। कौन सा कोर्स चूज़ करें, मैनेजमेंट फील्ड में रियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़, साथ ही एक बहुत ज़रूरी टॉपिक ग्रीवेंस सेल क्या है, स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। तो हेलो नमस्कार, मैं हूं यश औरसिया और आप देख रहे हैं यू चर्चा। आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं प्रोफेसर अर्चना वर्मा मैम, जो कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एचओडी हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम। चलिए मैम, आज जैसे कि हम बात करने वाले हैं, तो मेरे मन में भी कई सारे प्रश्न थे और जीमेल के माध्यम से हमारी यू चर्चा पर काफ़ी जगह से कुछ क्वेश्चन्स आए हैं, तो वो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत ये करते हैं, मेरे अंदर से क्यूरियोसिटी जाग रही है उस क्वेश्चन को पूछने की। आप जैसे कि विभागाध्यक्ष हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, तो बात करूं मैम, जबकि जैसे विरासत में चला आ रहा है कि हमारा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो फिर जो स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि आप को मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में या मैनेजमेंट में स्टूडेंट क्यों बनना चाहिए? यश, एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है ये बात सच है कि सदियों से पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को पढ़ाते थे तो उनका सबका ज़्यादातर यही सपना होता था, हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इन करियर्स को ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। कई सालों से ये रहा है। बट जैसे जैसे हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितना सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी कुछ इस तरह की ज़रूरतें आने लगी कि उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो थोड़ा हल्का-हल्का मुझे याद है, जब मैं छोटी थी, तो मैंने सुना था कहीं पे कि बीकॉम, एमकॉम करके मैनेजमेंट की जॉब मिल जाती थी। बट बीकॉम, एमकॉम करके वी कैन नॉट से कि इट इज़ अ स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट। फिर ग्रेजुअली मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं उसकी साक्षी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ रहा होगा कि मैनेजर स्पेशलाइजेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन कुछ होना चाहिए, तो इसकी आवश्यकता पड़ी होगी। अब बात आती है कि पेरेंट्स डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के मैनेजमेंट में क्यों बच्चों को भेजना चाहें। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा एरिया है जहाँ बच्चों को अपनी प्रतिभा और अपनी स्किल्स ज़्यादा दिखाने का मौका मिलता है। हाँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर का प्रोफ़ेशन अच्छा नहीं है या इंजीनियर, वो बिल्कुल अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफ़ेशंस हैं। लेकिन मैनेजमेंट में बच्चों को अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज़ को ज़्यादा दिखाने का मौका मिलता है। तो पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि उनके बच्चे सक्सेसफुल एक डाइवर्स फील्ड में हों, तो मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैम, क्वेश्चन बच्चों के मन में एक कन्फ्यूज़न ये रहता है कि बीकॉम करे, बीबीए करे, तो क्या चूज़ करे वो? देखो, फिर वही यश, जो पहला क्वेश्चन था उसी से रिलेट करूंगी मैं। बीकॉम करने के बाद उसको एमकॉम करना है, और एमकॉम के बाद वो अगर चाहे तो डॉक्टरेट इन कॉमर्स कर सकता है। बीबीए करने के बाद वो एमबीए कर सकता है। तो ये एक शुरुआत से ही उसका स्पेशलाइजेशन है, और ये दर्शाता है कि स्टूडेंट बहुत फोकस्ड है, करियर में अपने फोकस्ड है। 12th के बाद से ही वो फोकस्ड है कि उसको मैनेजमेंट में ही जाना है। और जब स्टूडेंट बहुत फोकस्ड होता है, कोई भी बच्चा बहुत फोकस्ड होता है, तो डेफिनेटली उसका लर्निंग, उसकी सीखना और उसका ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, राइट? तो मैनेजमेंट बीबीए के बाद एमबीए करना ज़्यादा सूट करता है, बजाय इसके कि बीकॉम करके फिर वो एमबीए में आ रहा है। तो फाइनली अगर किसी को मैनेजमेंट में करियर बनाना है तो एमबीए तो करना ही है। उसके मन में एक कन्फ्यूज़न ये भी रहती है कि बीबीए या बीकॉम करने के बाद सीधा जॉब मिल जाती है, तो क्या ऐसा किस हद तक ये सही है? देखो, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्ड ही अपने आप में डिफ्रेंशिएट करता है। इट इज़ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग करेगी तो ऑब्वियसली वो हायर डिग्री को ज़्यादा वैल्यू देगी। आई एम नॉट सेइंग कि बीबीए एलिजिबल नहीं है जॉब के लिए या बीकॉम एलिजिबल नहीं है जॉब के लिए, लेकिन अगर वो एमकॉम कर ले रहा है या वो अगर एमबीए कर ले रहा है बीबीए के बाद में, डेफिनेटली उसका प्रोफाइल इम्प्रूव होता है और जॉब प्रोफाइल भी अच्छा मिलेगा उसको। जैसा कि आजकल क्रेज चल रहा है कि बीबीए कर लो तो जॉब बढ़िया है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे ज़्यादातर आ रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में, वो इंटरेस्ट के साथ आ रहे हैं या फिर वो उससे ट्रेंड फॉलो करके आ रहे हैं? दोनों बातें हैं। बातें दोनों इसलिए हैं कि
जो बच्चे शुरू से बहुत जागरूक हैं हम्म, या जिन्होंने देखा है कि उनके कोई नोन है या बड़े भाई बहन हैं या फैमिली में कोई रिलेटिव है, उन्होंने अगर उनको सक्सेसफुल देखा है मैनेजमेंट के करियर में, तो वो बच्चे वाकई में करियर बनाने के लिए आ रहे जी। हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात आती है ट्रेंड फॉलो करना। हाँ, ये भी है। एक हमारी सोसाइटी में एक वर्ग वो भी है जो ट्रेंड को फॉलो करता है। तो ये वो बच्चे होते हैं क्योंकि चाचा के बेटे ने किया है, क्योंकि मौसी की बेटी ने किया है, क्योंकि नेबर के बच्चे ने किया है, पेरेंट्स इसलिए भी भेज देते हैं। ये होता है ट्रेंड फॉलो करने वाला। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो बच्चे शुरुआती में ट्रेंड फॉलो करने की वजह से आ जाते हैं, ग्रेजुअली उनको इंटरेस्ट भी आता है, पढ़ते भी हैं, फिर वो ट्रेंड तक सीमित नहीं रहते हैं। फिर उनकी कुछ समय बाद सोच चेंज होती है कि नहीं, अब इसमें करियर भी बनाना है, इंटरेस्टिंग है ये एरिया। ओके, तो इंटरेस्ट और दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट आते हैं। आ जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट अब इसने एडमिशन ले लिया, वो आ गया। अब बात आती है थोड़ा फैसिलिटीज़ को लेके। तो थोड़ा मुझे बताइए कि फैसिलिटीज़ किस प्रकार की हैं, क्या क्या है हमारे विश्वविद्यालय के इस डिपार्टमेंट में? देखो यश, हमारा विश्वविद्यालय एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। जी। तो और हम फंड्स खुद ही जनरेट कर रहे हैं, जी। तो काफ़ी लिमिटेशंस होते हैं। अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट बिजनेस स्कूल से, जी। डिफरेंस इन फी स्ट्रक्चर एंड अदर मैनी अदर फैक्टर्स, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे पास फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं। लेकिन मैं तारीफ करूंगी हमारे वर्तमान माननीय कुलपति जी का कि उनके एफर्ट से हम इन लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज में भी इतने संसाधन जुटा पाए हैं। मैं विगत 4 वर्षों की बात अगर करूं, तो पिछले 4 वर्षों में हम लोगों को इस वक्त नैक A++ मिल गया। हमारे विभाग को IRF रैंकिंग मिली है। बड़े गर्व के साथ शेयर करूंगी यश कि हमारे को नेशनल 91 रैंक मिली है और स्टेट हम लोग को 30 रैंक। ये बहुत उम्दा बात कही आपने। हाँ, कि मतलब 13 हमारे मतलब बुंदेलखंड के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। कि जहाँ बुंदेलखंड को एक 13th रैंक पर ये पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, मैं जहाँ तक ठीक हूँ, उत्तर प्रदेश में एंड भारत में पूरा 91 नंबर पर रैंक करता है। यस। तो आप ये सोचो, हम compete कर रहे हैं इतने बड़े B स्कूल से। यहाँ आते हैं हमारे प्राइवेट में IIMs आते हैं, बहुत अच्छे B स्कूल्स आते हैं, तो उनसे हम compete कर रहे हैं, तब भी हम ये रैंक प्राप्त कर लिए। तो सराहना है हमारे माननीय कुलपति जी की कि उनके मार्गदर्शन में हमने ये कर पाया। फैसिलिटीज़ की अगर जो यश तुम्हारा सवाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी के समय में सफिशिएंट है, पर हाँ, थोड़ा और ज़रूरत तो है हमको। टेक्नोलॉजी का ये है कि 80% से भी ज़्यादा क्लासरूम्स हमारी लेटेस्ट जो भी टेक्निक्स हैं उनसे इक्विप्ड हैं। इसमें भारत सरकार का भी सहयोग है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमको ये LED TV स्क्रीन्स वगैरह मिली हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी हमें सहयोग मिला है। और एक स्मार्ट क्लास है हमारी। इंटरनेट फैसिलिटी वो यूनिवर्सिटी की है, क्योंकि हम विश्वविद्यालय का पार्ट हैं, तो जो फैसिलिटीज़ हैं सेंट्रलाइज ज़्यादा हैं। तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है जैसे, वो एक फैसिलिटी में है बट सेंट्रलाइज्ड है। विभाग में ट्रेनिंग प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी होते हैं। और बच्चों के लिए अगर चाहें तो कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह के लिए तो DSW हैं। तो ये सब सेंट्रलाइज फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए हैं। लाइब्रेरी जो कि हमारी वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए। जैसे मैम आपने फैसिलिटीज़ की बात कही या रिसोर्सेज की बात कर ली कि इतना बीते 4 वर्षों में हमारा विश्वविद्यालय कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, नैक A++। लेकिन बच्चों के मन में एक क्वेश्चन इसके आगे का भी होता है। वो होता है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, अपितु उसके एल्यूमिनाई से भी जाना जाता है। तो हमारे विश्वविद्यालय ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भले ही सीमित हो, लेकिन एल्यूमिनाइज के मामले में क्या पोजीशन है, थोड़ा आप बताइए। बहुत ही गर्व के साथ मैं ये कहूँगी, हमारे एल्यूमिनाइज देश नहीं विदेश में भी, क्योंकि मैनेजमेंट एरिया है तो टॉप मैनेजरियल पोजीशंस पे हैं, डायरेक्टर्स हैं, देश विदेश दोनों में बता सकती हूँ मैं आपको। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लेना चाहूँगी। पब्लिक सेक्टर में आप BHEL, IOCL, RBI, SBI, ये कुछ चुनिंदा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें है अच्छी टॉप पोजीशन पे। IOCL में तो हमारे यहाँ की एलुमनाई हैं मिसेस रश्मि,
वो मैनेज डायरेक्टर एचआर है, IOCL में भी हैं और BHL में हैं, हमारे उसी बैच की हैं मिसेस मैनी छाबड़ा, वो भी GM लेवल पे हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में ICICI बैंक, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, इस तरह की नामी ग्रामी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां हमारे एलुमनाइज हैं। अगर एक मिथ है कि MBA करने के बाद सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब, ऐसा नहीं है, एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। तो मैं एकेडमिक्स के भी एलुमनाइज बताऊं आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी एक एलुमनाई है, प्रोफेसर है वहाँ पर। बिट्स पिलानी में एक हमारे एलुमनाई हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं वो। MIT यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, और एक एलुमनाई मैं भी हूँ जो मैं अपने बिल्कुल मैं वही पेरेंट डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हूँ। और हम यहाँ पर लगभग 4-5 एलुमनाइज हैं जो इसी डिपार्टमेंट में हम पढ़ा रहे हैं। एक मैं केस स्टडी कर रहा था मैम काफ़ी टाइम पहले, तो मैंने जब ऐसे ही, क्योंकि हर कंपनी इसको लेके मैं केस स्टडी करता रहता हूँ, कुछ मीठा हो जाए, ये टैगलाइन, इसके पीछे की कहानी अगर आप बताएं तो। हाँ यश, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये जी। हमारे एक एलुमनाई हैं मिस्टर अमित उपाध्याय जी। वो कैडबरीज में थे, तब की बात ये है कि कैडबरीज में कॉकरोच निकल आया था चॉकलेट में, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज बन गए थे और कैडबरीज क्राइसिस में था काइंड ऑफ, चॉकलेट्स के लेकर के बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो मंथन हुआ और उसमें मार्केटिंग डिवीजन में थे तब मिस्टर अमित उपाध्याय जी। डिस्कशन में ये हुआ कि हमको एक ऐसा सेलिब्रिटी रखना पड़ेगा जो एंडोर्स करे हमारे ब्रांड को भी और जिसको ट्रस्ट पब्लिक करती हो। तो इनका सजेशन था कि श्री अमिताभ बच्चन जी को रखा जाए उसमें। तो श्री अमिताभ बच्चन जी के लिए फिर ये हुआ कि क्या ऐसी कैच लाइन होनी चाहिए जिसको बहुत इंटरेस्ट के साथ सब लोग सुने जी। तो वहाँ डिस्कशन में कुछ मीठा हो जाए लाइन निकल के आई थी, जिसमें कि श्री अमित उपाध्याय जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और अमिताभ बच्चन का सजेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का था। I was very shocked जब मैंने ये लाइन पढ़ी कि ये बताइए कि हमारे झांसी से पढ़े हुए एक जो भारत में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसके मुंह पे ना हो जाए, जिसने ये ऐड ना सुना हो कि कुछ मीठा हो जाए, इस टैगलाइन ना सुनी हो। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे झांसी से भी कुछ ऐसे उम्दा लोग निकले हुए हैं जिन्होंने इतना ऐसा काम किया है कि मतलब लोग हर जुबा पे है कुछ मीठा हो जाए। बड़ी फेमस लाइन है ये। नहीं, बहुत अच्छे वेल प्लेस्ड एलुमनाइज हैं यश हमारे जी। ये तो एलुमनाइज के अलावा आने वाले 5 सालों में अपने डिपार्टमेंट को आप कहाँ दिखना चाहती हैं? और अगर कोई बच्चा आज एडमिशन लेता है तो आने वाले 3 साल, आने वाले 5 साल में उसको किस प्रकार का एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम मिलेगा? ये मैं एकदम दावा तो नहीं करती, हम भी स्टूडेंट ही हैं मैनेजमेंट के, हम सारे टीचर्स। बट हाँ, हमारा प्रयास रहता है कि स्टूडेंट जब एंटर करे, जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ वो एंटर कर रहा है कि मुझे यहाँ से BBA कंप्लीट करने के बाद, MBA कंप्लीट करने के बाद मुझे एक मैनेजमेंट फील्ड में एक रिस्पेक्टफुल जॉब मिले विद हैंडसम सैलरी, ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है। और ये कॉमन सी बात है, जब भी हम कोई ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं तो हर ग्रेजुएशन से हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। BBA करने के बाद में बच्चे चाहें तो क्विट भी कर सकते हैं, वो किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो MBA करते हैं तो ज़्यादा उनको एडवांटेज है। MBA करने के बाद में मैनेजरियल जॉब ही मिलेगा उनको। और जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है विश्वविद्यालय का, उसमें हमारे यहाँ प्लेसमेंट का अच्छा फिगर है। बच्चे अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब अचीव कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा अच्छा ग्राफ है हमारा। ये कुछ NAC A++ का भी इफेक्ट है, हमारे डिपार्टमेंट की रैंकिंग का इफेक्ट है कि प्लेसमेंट का ग्राफ हमारा बढ़ रहा है। बच्चों को इंटर्नशिप भी थैंक यू यश, इंटर्नशिप भी बच्चों की, नॉट ओनली जॉब, इंटर्नशिप भी उनकी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में हो रही है। तो मैम थोड़ा सा इस पर भी जोर दे देता हूँ कि जॉब हुआ, इंटर्नशिप हुई, या फिर वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है स्टूडेंट, तो उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स का कितना रोल है और हमारा डिपार्टमेंट सॉफ्ट स्किल्स पर क्या कर रहा है? तो मैं थोड़ा वो जानकारी लेना चाहता
खुद का बिजनेस पे यश तुमने टच किया तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे डिपार्टमेंट में इस वक्त स्टूडेंट्स के 3 स्टार्टअप्स हैं, रजिस्टर्ड है इंक्यूबेशन में। एक हैपेंस करके है, एक मेमोटेल है, और एक रिसेंटली एक बच्चों ने अपना रजिस्टर कराया है, समथिंग रिलेटेड टू चेस। तो इस तरह के हमारे 3 स्टार्टअप ऑलरेडी, मेरा दोस्त है वो। 3 स्टार्टअप ऑलरेडी हैं, चल रहे हैं हमारे बच्चों के। और जो बच्चे हेल्प मांगते हैं हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि सॉफ्ट स्किल्स। डेफिनेटली मेरा हर क्लास में ये एक एम्फेसिस होता है, आप बच्चे को जब नौकरी के लिए हम तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ उसकी पढ़ाई नहीं है, दैट इज़ वन एस्पेक्ट। जब बच्चा जॉब के लिए जाता है, इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो वो पूरा टोटल पैकेज है। उसकी पर्सनालिटी, उसका पर्सनालिटी में सब आ जाता है, उसकी ग्रूमिंग, उसकी सोच, ये सब। और पढ़ाई एक बेस होता है कि उसकी सोच कैसी है। तो पढ़ाई इम्पॉर्टेंट एक है, हार्ड स्किल्स है इम्पॉर्टेंट इक्वली, वो उसको तैयार करती है कि वो काम कर पाए जो वो करना चाहता है, या जो काम अच्छे से कर लेना चाहिए। लेकिन ये काम उसे अकेले नहीं करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी जाएगा, उसको दूसरा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके साथ में काम करना है। वहाँ आवश्यकता होती है सॉफ्ट स्किल्स की, क्योंकि वहाँ आपको सबके साथ मिलके काम करना है। आपको बेशक बहुत सब कुछ आता होगा, लेकिन आप जब तक सबके साथ मिलके काम नहीं करोगे, तब तक कैसे काम हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजमेंट में हम बेसिकली यही बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आप किसी भी कम रिसोर्सेज में अगर कोई आपको टास्क ख़त्म करना है तो आप कैसे बेस्ट अपना दे सकते हो, बिकॉज हर जगह चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते चले जाते हो, हर जगह का कल्चर डिफरेंट होता है। कैसे आप अडाप्ट कर सकते हो अपने आप को, कैसे आप, हाँ, एक और चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किल में अपनी जगह बनाए हुए है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस तो इतनी आवश्यकता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करती है, मतलब बिल्कुल एकदम तुरंत सब चाहिए, या तो तुरंत कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो एक बैलेंस्ड इमोशंस के साथ में नौकरी करना बहुत ज़रूरी है बच्चों की। और नौकरी वाली, मतलब घर में तो मम्मी के साथ आप गुस्सा कर जाओ चल जाता है, लेकिन वर्क प्लेस पे बॉस के साथ बेवजह गुस्सा कर जाओ नहीं चलता है। तो कैसे बच्चे अपना बैलेंस बना के रखें, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं, हम सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए कि बच्चों को हम पढ़ाई के अलावा इन सॉफ्ट स्किल्स पे भी बहुत, मतलब अच्छी तरीके से तैयार कर पाए। तो खाली क्लासरूम टीचिंग में ये नहीं है कि बुक से पढ़ा दिया या बुक से रिलेटेड ही पढ़ाया। बच्चों को रेडी करना है हमें जॉब के लिए, जहाँ उनकी बुक की नॉलेज तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट वो एज अ पर्सन कैसे रेडी है, ऑर्गेनाइजेशन उनको कैसे एज अ पर्सन एक्सेप्ट कर रही है, वहाँ जा रहे हैं तो कंफर्टेबली काम कर पा रहे हैं। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, मेरी फर्स्ट डिवीजन है और मैं मार्कशीट लेकर अगर अपनी वर्क प्लेस में घूम रही हूँ, तो कोई नहीं देख रहा मेरी मार्कशीट। मैं कैसे क्या व्यवहार है मेरा, कैसे मैं काम कर रही हूँ उनके साथ में, कितना मैं हेल्प कर रही हूँ, कितना मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाती हूँ, ये सब बातें इंपॉर्टेंट होती हैं सब ग्रुप में काम करने के लिए। तो मैम थोड़ा सा फ्यूचर की बात करूँ, जैसे कि मेरा जो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, और अगर मेरा मान लीजिए मैं भी अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ, रन करता हूँ, मतलब मैं अपना कोई स्टार्टअप रन करता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये सब स्किल्स की आवश्यकता रहेगी। तो क्या ऐसा कोई कोर्स है, या फिर या इन फ्यूचर में ऐसा आप डिज़ाइन करें या करेंगी, ऐसा कुछ है जैसे कि मैं ज्वाइन कर सकूं और मैं थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स भी सीख पाऊँ ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज को लेके? हाँ, हमारे प्लान में ही है ये। अभी क्योंकि हम लोगों को विश्वविद्यालय को कैटेगरी 1 मिल गया है यूजीसी से, तो वी आर अलाउड नाउ टू स्टार्ट दी ओडीएल प्रोग्राम्स। तो मैनेजमेंट में हम प्लान कर रहे हैं माननीय कुलपति जी के निर्देशन में कि आने वाले समय में कुछ इस तरह के प्रोग्राम शुरू कर पाएँ जो आप जैसे बच्चों को कुछ हेल्प करें। तो मैम ये फ्यूचर कोर्सेज की बात हो गई कि ऐसे कोर्सेज आपकी डिपार्टमेंट वैसा सोच रहा है मैम, लेकिन थोड़ा सा मेरा एक कुछ कटाक्ष क्वेश्चन है इसके जस्ट विपरीत। जैसा कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो आ रही है, बढ़ रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो इसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। एआई का आप जितना दिख रहे हैं, जितना अच्छा यूज़ भी है उतना बेकार यूज़ भी है। तो मैं जहाँ तक, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं आजकल देख पा रहा हूँ और अपनी क्लासेस में और भी कई जगहों पे,
तो स्टूडेंट टीचर के साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा जितना कि पहले हुआ करता था। अगर आज कोई टीचर गलत पढ़ा भी देता है तो कोई स्टूडेंट उसको गलत नहीं कहता कि हाँ ठीक है, अगर कुछ गलत होगा तो मैं अपना चैट जीपीटी मतलब किसी भी एआई का यूज़ करके हम पता कर लेंगे, डाउट पूछने नहीं आते टीचर्स के पास में। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे कि एआई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक बहुत पहले एक और डिबेट होती थी, हम्म, साइंस वरदान है या अभिशाप है। जी बिल्कुल। तो कुछ वैसी सी ये भी डिबेट है, एआई वरदान है या अभिशाप है। जी। ज़्यादा तो वरदान है, हम्म, अभिशाप हम उसका मिसयूज़ करके बना लेंगे। हम्म, अगर तो हम समझते हैं कि इसका राइट यूज़ क्या है, हम्म, तो नो डाउट हम्म, इट इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग। हमको डेफिनेटली इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम परफेक्ट तो नहीं हैं। हम्म, और जितना बेहतर कर सकें तो क्या बुराई है उसमें। उसके लिए अगर हम कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, कोई कुछ गलत नहीं है उसमें। लेकिन इसका मिसयूज़ अगर होगा तो गलत होगा। जैसे साइंस का भी मिसयूज़ जहाँ हुआ तो वो गलत है। लेकिन एआई मैं सोचती हूँ कि मानती हूँ, बल्कि है तो एक बहुत ही बड़ा वरदान हम सबके लिए, बट राइट यूज़ इसका होना चाहिए। कहीं कोई खतरा नहीं है। पहले बोला जाता था कंप्यूटराइजेशन आएगा, लोगों की जॉब चली जाएगी, डिफरेंट नेचर के जॉब क्रिएट हो गए। एआई आएगा, डिफरेंट नेचर के जॉब क्रिएट होंगे, जॉब कुछ नहीं जाएगा। तो ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो डरने की ज़रूरत नहीं है एआई से, उसको राइटली यूज़ करना है। कि मतलब ये एआई आने से क्या जो स्टूडेंट है उसके अंदर क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई है, या फिर अगर क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई है तो फिर उसको जागृत करने के लिए हमें क्या सॉल्यूशन है? अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, कुछ राज्य हैं हमारे देश के जिन्होंने बच्चों का स्मार्टफोन पे बैन लगाने की कुछ ऐसा नियम वगैरह बनाया है। आज ही के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा। तो एआई को दोष नहीं दूंगी मैं, उसका जो फ़ोन है उसका ज़्यादा यूसेज वो दोषी है। और रही बात स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी की, हाँ ये फ़र्क है। बच्चे पहले ऐसा होता था, हम लोग जब शुरुआत में आज से 10-15 साल पहले स्टूडेंट्स ये होता था कि अगर सिलेबस में एक सिंगल टॉपिक भी रह गया है तो बिल्कुल वो परेशान हो जाता था कि अगर ये एग्ज़ाम में आ गया, मैम ने पढ़ाया नहीं, सर ने पढ़ाया नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे। और हर चीज़ उसको पढ़ने की इच्छा होती थी। हाँ ये था कि भाई बुक्स ही एक ज़रिया होता था, इंटरनेट से नहीं पढ़ सकते थे। अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चों ने क्या करा है, बुक्स को रिप्लेस कर दिया है, जबकि इंटरनेट या एआई एडिशन होना चाहिए, बुक्स को तो देखना ही है। तो बच्चों का एक ये जो चेंज आया है वो मैं मानती हूँ कि ये एक सोशल चेंज है, एक तरीके से बहुत बड़ा बदलाव है ये, कि बच्चे किताबों से भाग रहे हैं, सोशल मीडिया, फ़ोन, शॉर्ट कट्स, कि जल्दी से कुछ पढ़ने को मिल जाए। बुक तो लाइब्रेरी जानी पड़ेगी, खरीदनी, समरी निकाल लो। हाँ बुक की समरी निकाल लो, या एक टॉपिक पढ़ लो, बस उतना काफ़ी हो गया, या पॉइंट्स पढ़ लो, आंसर हम लिख लेंगे। बच्चों में वो क्यूरियोसिटी अब कम देखी जाती है कि जानने की इच्छा, की पूरा जानना है, वो नहीं, मिस करते हैं। हम टीचर्स भी मिस करते हैं वो चीज़ को क्लास में। थोड़ा सा हम लोगों को भी लगता है कि क्लास उतनी एनर्जेटिक नहीं रही है, थोड़ी उदासीन हो गई है कि जाएं और पढ़ाएं, बच्चे पूछते नहीं हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली सोशल मीडिया दोषी है, वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल या चेक सरकार चाहे तो, या कोई नीति बने जिनसे कि इस पर चेक किया जा सके कि बच्चों के लिए इतना ओपन एक्सेस नहीं होना चाहिए इंटरनेट वगैरह का। और जहाँ तक बात आती है इनको कैसे हम स्टूडेंट्स को कंट्रोल करें या इनको वो करें कि ज़्यादा ध्यान दें ये बुक्स वगैरह की तरफ, तो डेफिनेटली हम टीचर्स को तो कोशिश करनी ही पड़ेगी, बट एक पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। ये किसी एक के प्रयास से संभव नहीं है, एक पूरा हमको सेटअप बनाना पड़ेगा जहाँ बच्चों को हम मतलब लाइक कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इनके क्या नुकसान हैं, इन बातों को बच्चों को हमको बताना पड़ेगा। तो एक पूरा होल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तभी संभव है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है सोसाइटी में। बिल्कुल। हमारे यू चर्चा प्लेटफॉर्म भी मैम ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें कई पिछले बीते दिनों साइकेट्रिक्स गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया गया, जिसके माध्यम से ऐसी अवेयरनेस भी फैला सके। और मैंने ऐसी पहल स्टार्ट की है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की सपोर्ट से और आप सबके सपोर्ट से। तो मैं
मतलब थैंकफुल हूँ तुमको कि मैं उसका एक बार पार्ट भी रही हूँ। डेफिनेटली यश, तुम्हारे बहुत ही सराहनीय एफर्ट्स हैं और थैंक यू मैम। मैं देख रही हूँ कि आगे चेंज थोड़ा बहुत तो ज़रूर आएगा। थैंक यू मैम, आपका आशीर्वाद रहे। हम थोड़ा सा नज़र करते हैं फिर से विश्वविद्यालय की तरफ, तो देखते हैं कि जो ज़्यादातर विद्यार्थी हैं वो बड़े बड़ी सिटीज़ में जाना पसंद करते हैं, विश्वविद्यालय में उतने नहीं आते हैं जितने कि होने चाहिए। जबकि हमारा विश्वविद्यालय NAC A++ है और अभी रैंकिंग भी 13 पर आ गया है उत्तर प्रदेश में, फिर भी ये कहीं ना कहीं गैप दिखता है। ये गैप इसलिए दिखता है क्योंकि देखो झांसी और बुंदेलखंड रीजन हमारा अ, मतलब उतना नहीं है डेवलप जितना और मेट्रो सिटीज़ हैं। तो मेट्रो सिटीज़ में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वहाँ की लाइफ बड़ी ग्लैमरस है और बच्चों को उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है। बच्चे वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वहाँ वो क्वालिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि एकेडमिक्स वहाँ का वीक होगा, बट हो सकता है उतना ध्यान ना मिल रहा हो, उतना उनको अपनापन ना मिल रहा हो, लेकिन वो वहाँ जाने के लिए आकर्षित तो रहते हैं क्योंकि बड़े शहर में और घर से दूर जाने की एक ये मेंटालिटी यूथ में बहुत ज़्यादा आ रही है कि पेरेंट्स का कोई रोक टोक नहीं, बंधन नहीं, और दूसरे शहर में रहेंगे तो थोड़ा अपने मन के हिसाब से कर पाएंगे। ये जो यूथ में एक चेंज आ रहा है ना, इसकी वजह से ये ज़्यादा जाते हैं बाहर। जैसे हमारे यहाँ हमने देखा है BBA करने के बाद बच्चे जो जाते हैं MBA करने के लिए बाहर, तो वो इसी वजह से जाते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल ऐसा है कि एक हमारा स्टूडेंट BBA में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बस वो भी उसी चीज़ से अट्रैक्टेड था कि नहीं बड़ा शहर, बड़ा बिजनेस स्कूल, तो जाना है, चले गए और ज्वाइन किया उन्होंने। विद इन आई थिंक अ वीक उस बच्चे का फ़ोन आया कि मैम, और हमारे एडमिशन क्लोज हो चुके थे तब तक, मैम अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे वापस अपनी यूनिवर्सिटी आना है। एंड आई विल नॉट नेम दैट इंस्टीट्यूट, बट इट इज़ वन ऑफ द टॉप B स्कूल। तो नहीं, जगह नहीं थी और क्या करते हम, फिर नहीं उसको बुला पाए वापस। आपको दोस्तों बता दें कि मैम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की हेड होने के साथ ही साथ ग्रीवेंस सेल की हेड भी हैं। तो हम जानते हैं मैम से कि ग्रीवेंस सेल क्या है और बच्चा यहाँ पे कैसे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, क्या कैसा प्रोसीजर है, और कई सारे मैम से सवाल भी करूँगा जो बच्चों के मन में रहते हैं, जो डायरेक्ट तो नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन आप सबके सवाल मैं मैम से पूछूंगा। तो मैम सबसे पहले आप बताइए कि ग्रीवेंस सेल है क्या, और आप उसकी हेड भी हैं, तो ग्रीवेंस सेल क्या है? ग्रीवेंस सेल बेसिकली किसी भी तरीके की शिकायत स्टूडेंट, टीचर, कर्मचारी वहाँ रजिस्टर कर सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। जब हमारे पास शिकायत आती है तो हम रिलेटेड डिपार्टमेंट में उसको फॉरवर्ड करते हैं और उसका फॉलो अप करते हैं। हमारे सेल में मोस्टली शिकायतें जो आती हैं वो बच्चों के इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, रिजल्ट रिलेटेड आती हैं। तो यहाँ आता है चैलेंज इवैल्यूएशन। तो चैलेंज इवैल्यूएशन ये 2015-16 में हमारी विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। और इसका कॉन्सेप्ट आइडिया ये था, पहले क्या होता था कि अगर कोई स्टूडेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से तो वो री इवैल्यूएशन कर देता था। फिर सरकार की पॉलिसी की वजह से री इवैल्यूएशन बंद हो गया। तो कई छात्रों की बहुत शिकायतें आई। तो हमारे जो पूर्व कुलपति जी थे, माननीय प्रोफेसर JV वैशंपायन सर जी, उन्होंने इसको शुरुआत किया था कानपुर यूनिवर्सिटी में, फिर हम लोगों ने भी यहाँ पर किया झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में चैलेंज इवैल्यूएशन को। हाँ, तो चैलेंज इवैल्यूएशन में स्टूडेंट जो अपनी इवैल्यूएशन से, मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो सबसे पहले तो उसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जाकर के अपनी आंसर बुक के लिए, आंसर बुक की कलर्ड कॉपी के लिए मांगना, नहीं RTI नहीं, कलर्ड कॉपी के लिए वो डिमांड करेगा। वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से ही उसको वो कॉपी मिल जाती है रिक्वायर्ड फीस सबमिट करने के बाद। क्योंकि वो कलर्ड आती है तो उसको एग्जैक्टली पता लग जाएगा एग्जामिनर ने कहाँ पर क्या कमेंट लिखा है, अगर और मार्क्स कहाँ दिए, कहाँ नहीं दिए। ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी में नहीं समझ पाते, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बट कलर्ड में क्लियरली समझ आ जाता है क्योंकि डिफरेंट कलर में इवैल्यूएशन होता है। स्टूडेंट अपनी कॉपी देख ले, उसके बाद में वो, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, सलाह देती हूँ बच्चों को कि पहले एक बार अपने किसी सब्जेक्ट टीचर को वो कॉपी दिखाओ।
अगर सब्जेक्ट टीचर कहते हैं कि हाँ ये मार्क्स आपको कम मिले हैं, ये गलत तरीके से चेक हुई है। कई बार होता है टोटलिंग एरर है, टीचर्स भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन एरर पॉसिबल है, तो कहीं पे टोटलिंग एरर हो जाता है, कई बार कोई आंसर छूट गया है, अनएवैल्यूएटेड रह गया है, क्योंकि बच्चे कई बार 2-3 पेजेस के गैप करे, फिर उसके बाद में लिखा तो एग्जामिनर मिस कर जाते हैं, हो जाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसको लगता है कि उसकी पूरी कॉपी गलत चेक हुई है, उसको मार्क्स कम मिले हैं और वो डिजर्व ज़्यादा करता है। और अगर कोई टोटल में गलती है और कोई आंसर अनएवैल्यूएटेड, अगर कोई आंसर अनएवैल्यूएटेड या टोटल में गलती है तो वो स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसकी कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर उसको लगता है उसकी पूरी कॉपी गलत चेक हुई है, मार्क्स कम मिले हैं, उसको चेक हुई है पूरी लेकिन गलत चेक हुई है, तो फिर वो चैलेंज कर सकता है उस इवैल्यूएशन को, जिसकी एक प्रिस्क्राइब फी है। उसको हम उस कॉपी को हम 2 डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चेक कराते हैं अलग अलग, और फिर चेक कराने के बाद उनका एवरेज लेकर के अगर वो 12% जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके 12% से ज़्यादा उसके मार्क्स बढ़ रहे होते हैं तो मार्क्स चेंज हो जाते हैं, और अगर नहीं तो मतलब नो चेंज में जाता है और जो पुराने नंबर हैं वही रहते हैं। ये स्क्रूटी क्या है? स्क्रूटनी में अगर कोई टोटल गलत हो गया है तो हम उसको रीटोटल करते हैं और फिर वो करेक्शन करते हैं, रिजल्ट में चेंज कराते हैं। और अगर कोई आंसर अनचेक्ड रह गया है तो जिस इवैल्यूएटर ने वो कॉपी पहले चेक करी थी उसी को बुला करके हम फिर से चेक कराते हैं। ओके, तो ये जो ग्रीवेंस में जैसे शिकायत करने का ये इसका प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई कर सकता है बच्चा? ग्रीवेंस में जैसे उसका रिजल्ट आता है बच्चे का, तो रिजल्ट निकलने के 30 दिन तक ये ओपन रहता है विंडो हमारी वेबसाइट पे, रिजल्ट निकलने के 30 दिन तक, तब तक उसको अपनी आंसर बुक के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, अ कॉपी ऑफ द आंसर बुक। वो अप्लाई करने के बाद फिर 15 दिन के अंदर जब उसको कॉपी मिल जाए, उसके 15 दिन के अंदर उसको दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना चाहिए जो कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अवेलेबल होता है, स्क्रूटनी या चैलेंज इवैल्यूएशन। तो स्क्रूटनी अगर उसको मतलब माइनर करेक्शन है कि टोटल या अनइवैल्यूएटेड आंसर है तो वो माइनर करेक्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा, उसकी कोई फीस नहीं है। चैलेंज इवैल्यूएशन में क्योंकि हम डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपॉइंट करते हैं तो वो कॉपी पूरी चेक होती है फिर। तो यानी कि जो छात्र कहते हैं कि अगर मेरी जो बैक लग गई है तो उसके लिए परेशान होते हैं और उनको लगता है कि मैं पूरा लिख के आया था, कॉपी गलत चेक हुई है, तो वो इस ग्रीवेंस शेल के माध्यम से शिकायत करके अपनी कॉपी दोबारा चेक करवा सकते हैं। लेकिन मैम एक क्वेश्चन और जो हमेशा ये रिपीट होता रहता है बच्चों के मन में रहता है, वो उसमें कि मेरी कॉपी ज़बरदस्ती गलत चेक करी गई है, नंबर 2 किसी सर के वजह से, मेरी सर से लड़ाई थी या कुछ भी था उसकी वजह से मेरे सर ने मेरे गलत मार्क्स चेक करवा दी, तो उस पर क्या राय है आपकी कि ऐसा पॉसिबल है? अब जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है इसमें आंसर बुक की कोडिंग होती है, तो मेरे समझ से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इवैल्यूएटर है उसको स्टूडेंट की आइडेंटिटी नहीं पता है, तो जब तक नहीं पता है तो वो कैसे उसके साथ बायसनेस दिखा पाएगा। एक बात, बायसनेस अगर उसको बिल्कुल ही दिखानी ही है, अगर दिखानी ही है तो बहुत मेहनत टीचर को करनी पड़ेगी, जो मुझे नहीं लगता कि टीचर मेहनत इतनी क्यों ही करेगा एक मात्र बच्चे को परेशान करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर उसको करना ही है तो शुरुआत उसको करनी पड़ेगी क्लासरूम से। क्लासरूम से ही उसको स्टूडेंट को उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसकी हैंड राइटिंग समझनी पड़ेगी, उसकी कॉपी मतलब कैसे वो लिखता है, तो इतना सब कैसे पता लगेगा सब्जेक्ट टीचर को या जो टीचर उससे आपके हिसाब से अगर मान लो कोई बायसनेस दिखाना चाह रहा है तो फिर वो हैंड राइटिंग देखे, क्योंकि रोल नंबर नहीं है, नाम नहीं है कॉपी के ऊपर, तो कॉपी आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। और सेम हैंड राइटिंग तो हो ही सकती है, तो या तो वो अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग पहचानता हो, तब ये संभव है कि वो ये कर पाए कि एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की हैंड राइटिंग को देख करके उसको कुछ हार्म करने की कोशिश करे। एक चीज़ और है, बड़ी कष्टकारी लाइन है जो स्टूडेंट यूजुअली यूज़ करते हैं, नहीं करनी चाहिए, मैं बोलती हूँ हमेशा, टीचर ने मेरी बैक लगा दी। बेटा हम लोग टीचर्स हैं, इंटेंशन कभी भी स्टूडेंट को हार्म करने का होता नहीं है, बैक लगा ही नहीं जाती है, बैक आ जाती है। बैक तो मतलब अगर आपने नहीं लिखा है, रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं लिखा है, तो मजबूरी होती है टीचर की कि वो स्टूडेंट को कैसे बोल दे कि हाँ तुमने सब ठीक किया है। नहीं तो अगर हाँ चलो ये भी बात मान लिया, हम पास कर देते हैं बच्चों को, नहीं नाराज करते किसी भी बच्चे को,
फिर वो गलत जो सीख लिया उसने वो आगे तक रहेगा, जो कि आज नहीं समझ में आएगा, जब वो नौकरी करेगा तब स्टूडेंट को समझ में आएगा कि हाँ वो हमने को तभी करेक्ट कर दिया गया होता तो आज हम ये जॉब में ये गलती नहीं कर रहे होते। वहाँ बड़ा नुकसान है, बजाय इसके कि आज हम सही चीज सीख के पढ़ के अपने दोबारा पेपर दे दें। अगर हमसे एक बार नहीं हो पाया है, नहीं सफलता मिली है, दोबारा हम दे दें, पढ़ के दे दें। तो मेरा तो यही मानना है, बैक टीचर्स नहीं लगाते हैं, ऐसा कोई दुश्मनी, जाति दुश्मनी होती नहीं है, लेकिन मैं इस चीज से डिनाई भी नहीं करूंगी। एक आधा केस, बहुत ज्यादा नहीं, एक आधा केस मेरे ग्रीवेंस सेल में आए भी हैं जिसमें कि बच्चे के मार्क्स मतलब कहना चाहिए एक तरीके से मतलब जमीन आसमान का फर्क। अच्छा। बहुत ज्यादा फर्क, जो कि मुझे लगा कि इतना केयरलेसनेस टीचर को नहीं दिखानी चाहिए थी। तो केयरलेस तो हो सकता है कोई, लेकिन बदला लेने वाली इंटेंशन टीचर्स की तो नहीं होती है। स्टूडेंट तो बच्चे हैं हमारे। तो घर पे मतलब जो बच्चे कहते हैं कि मतलब मेरी जब पिताजी पूछते हैं कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट में तुम्हारी बैक कैसे लगी, तो आपको बताते हैं, अगर ये पेरेंट किसी के देख रहा हो ये वीडियो, तो आपको बताते हैं कि अगर किसी कोई बच्चा चैलेंज करता है कि मुझे ज़बरदस्ती सर ने या मैम ने वो लगा दिया है, बैक लगा दी है, तो आप दोबारा चेक करवा सकते हैं, यही प्रोसीजर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई टीचर इतनी खुन्नस खा के, कोई भी टीचर ऐसे खुन्नस नहीं खाता है। हाँ, आपने कोई ऐसे कोई कृत्य किए हो तो बात अलग है फिर, तो उसके लिए भी मैंने समाधान बताया कि इतना टीचर को करना पड़ेगा जब तक कोई एकदम खूनी दुश्मनी हो गई वो स्टूडेंट की और टीचर की। हाँ, नहीं, टीचर दुश्मन नहीं होते हैं हम स्टूडेंट को बनाने के लिए इस प्रोफेशन में आए हैं, और अगर हम स्ट्रिक्ट भी हैं या कुछ अगर थोड़े से ये रिजिड हो रहे हैं तो वो उसकी वजह यही है कि आगे आने वाला समय आसान हो जाए इन बच्चों को। अब मैम थोड़ा सा ये सभी चीज़ों को लेके मैं कब शुरुआत से ही सोच रहा था कि एक बार आपकी बात करूं कि आपका इंस्पिरेशन, आपका आइडल कौन है, तो यानी कि आपको यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट जब चलता है तो उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है घर वालों के अलावा, तो मैं थोड़ा उसमें जानना चाहता हूँ। देखो, मेरे लिए दोनों पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी मतलब पर्सनल लाइफ में जो लोग हैं और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग हैं, डेफिनेटली मतलब पहले आते मेरे माता पिता, फिर बहुत बड़ा सपोर्ट आता है मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है कि बच्चे एडजस्ट कर लें, हम यहाँ इतना समय दे रहे हैं तो बच्चे पढ़ें भी, और तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ ठीक कर रही हूँ तो उसका पूरा क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है, और अगर मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ठीक कर पा रही हूँ या करने की कोशिश कर रही हूँ तो उसका पूरा श्रेय मैं मेरे मेंटर, मेरे टीचर, मेरे लिए एक बड़े भाई, फादरली फिगर प्रोफेसर पंकज अत्री जी को देना चाहूँगी, जिन मतलब मैं ऐसे उनको मानती हूँ कि अगर मैं कोई गलती करूं तो आज के समय में भी उनको अधिकार है कि वो मेरा कान पकड़ के मुझे डांट सकते हैं, और आंख बंद करके भरोसा करती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी भी कोई गलत सलाह दी नहीं, हमेशा मुझे मेरे भले के लिए मेरे को सही राह दिखाई। और अगर कोई बोले कि मैं सफल हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, पर अगर कोई बोले कि मैं सफल हूँ तो इसमें करियर में, तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अत्री सर का है, मैं मानती हूँ उनको। एक सफल स्टूडेंट के पीछे उसके मेंटर यानी कि टीचर का हाथ होता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने क्रेडिट अपने टीचर को भी रखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल लोग सीख जाते हैं और सीख के भूल जाते हैं, नहीं मैंने अपने खुद से अपने दम से ही करा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मैम। तो आज की जो चर्चा को हम यहीं पे समापन की ओर ले चलते हैं, और आज की खास चर्चा में जो हमने मैम से बात करी, और दूसरी चीज़ कि बच्चे के माइंड में कौन कौन से डाउट्स, कौन कौन से क्वेश्चन चलते हैं, उन सभी पे आज मैंने चर्चा करी। और अभी अगर कोई टॉपिक छूट गया हो, कोई भी मन में अगर आपको डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।